हम डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन के सबसे छोटे से नन्हे से एक्ट के बारे में। बिल्कुल सही समझ रहे हो, हमको डिस्कस करना है आज एलएलपी एक्ट के बारे में। ठीक है, तो चलो सबसे पहले अगर अपन एक बेसिक सी चीज समझते हैं तो ये जो एलएलपी है इसको हम कहते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। और जैसे कि कंपनी का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन आरओसी को दिया हुआ है, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को, वैसे ही सेम टू सेम एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेशन भी दिया गया है आरओसी को। तो बिल्कुल एमसीए और आरओसी क्या करता है, एलएलपी का एडमिनिस्ट्रेशन देखता है। अगर हम इस एक्ट की बात करें तो इस एक्ट में 81 सेक्शंस हैं और 4 शेड्यूल्स हैं। मेनली अगर अपन देखें तो ये जो 4 शेड्यूल हैं वो किससे डील करते हैं, तो जो नंबर 1 फर्स्ट शेड्यूल है वो डील करता है म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स एज वेल एज एलएलपी। मतलब ये पार्टनर्स के आपस में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं और साथ में एलएलपी के साथ में क्या राइट्स एंड ड्यूटीज हैं, ये सब बता के रखा हुआ है फर्स्ट शेड्यूल में। मगर इसको हमें कब देखना है, जब कोई फॉर्मल एग्रीमेंट प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं सेकेंड शेड्यूल की, तो ये सेकेंड शेड्यूल हमको बताता है जब आप फर्म को कन्वर्ट कर रहे हो एलएलपी में, दैट इज कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू एलएलपी। थर्ड शेड्यूल हमें बताता है कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी इनटू एलएलपी। और फोर्थ शेड्यूल हमको बताता है कन्वर्जन ऑफ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इनटू एलएलपी। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू था इस एक्ट का। अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कुछ अगर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो इस एक्ट में हमको दे के रखी हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इस अटेम्प्ट के लिए है वो है स्मॉल एलएलपी की डेफिनेशन। ये जो स्मॉल एलएलपी है ये डेफिनेशन न्यूली इंसर्टेड है, सेक्शन 2 क्लॉज टीए में देके रखी हुई है। अब क्या होती है ये स्मॉल एलएलपी, तो समझना, ऐसी एलएलपी जिसमें कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा नहीं है और टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं है, तो उसको हम कहते हैं स्मॉल एलएलपी। मगर एक चीज और उसमें लिखी हुई है, वो क्या है, हायर अमाउंट वाली बात। मतलब यहाँ पे जब हम कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो लिमिट तो देके रखी है 25 लाख की, और साथ में ये बता के रखा है कि अगर कभी आगे जाके लिमिट बढ़ती भी है तो हायर अमाउंट जो होगा वो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं हो सकता है। एंड टर्नओवर की अगर अपन बात करें तो टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और आगे जाके कभी बढ़ता भी है तो बढ़ बढ़ के भी ये हायर अमाउंट 50 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंट्रीब्यूशन एंड टर्नओवर है, मतलब हमको दोनों कंडीशंस देखनी पड़ेंगी क्योंकि बीच में जो वर्ड आ रहा है वो है एंड। ये क्लियर है बॉस? चलो नेक्स्ट इसमें अब जो आगे बात है वो क्या है, सेक्शन नंबर 5 की, कि ये जो भी इंडिविजुअल होता है या बॉडी कॉर्पोरेट होती है वो एलएलपी में पार्टनर बन सकती है। तो फिर कौन पार्टनर नहीं बन सकता होगा? सबसे पहला जो अनसाउंड माइंड है। अनसाउंड माइंड मतलब जो अपने होशो आवाज में नहीं है, कोई पागल आदमी है, ठीक है, तो ये नहीं बन सकता उसमें पार्टनर। नेक्स्ट कोई अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट या फिर ऐसा इंस्टॉलमेंट जिसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, ये सभी लोग पार्टनर नहीं बन सकते हैं एलएलपी में। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो है नेक्स्ट इसमें सेक्शन नंबर 7 में, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। अब इन्होंने हमें ऐसा बताया है कि हर एलएलपी में एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने चाहिए जो कि इंडिविजुअल हों। मतलब दोनों के दोनों इंडिविजुअल होना जरूरी है और उसमें से एटलीस्ट एक होना चाहिए रेसिडेंट इन इंडिया। मगर जैसे ही मैंने कहा रेसिडेंट इन इंडिया, तो अब अगला सवाल ये आएगा कि रेसिडेंट इन इंडिया हम किसको मानेंगे? तो ऐसा पर्सन जो कि प्रीसीडिंग 1 ईयर में एटलीस्ट 120 डेज इंडिया में स्टे करा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रेसिडेंट इन इंडिया। बिल्कुल ध्यान देना इधर, पहले यहाँ पे 182 डेज की लिमिट थी, अब ये हो चुकी है 120 डेज, तो हमको ये अमेंडेड लिमिट याद रखनी। चलो अब हमने ऐसा कहा था कि कोई भी इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट इसमें पार्टनर हो सकता है, मगर इन्होंने तो क्लियरली यहाँ कह दिया कि दोनों के दोनों इंडिविजुअल होने चाहिए। तो फिर अगर मान लो कोई बॉडी कॉर्पोरेट इसमें पार्टनर है तो उस केस में इस बॉडी कॉर्पोरेट को अपने किसी नॉमिनी को वहां पे अपॉइंट करना पड़ेगा। ये चीज क्लियर है? चलो बढ़ते हैं अपन अब इसमें आगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं एलएलपी की कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब एलएलपी के बारे में हमको समझना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो एलएलपी बना है ये थोड़े फीचर्स चुराता है कंपनी के और थोड़े फीचर्स चुराता है ये पार्टनरशिप के। तो बिल्कुल हमको अब वही फीचर्स को सबको मिला के यहाँ पे लिख देने हैं। तो पहली चीज, ये एलएलपी होती है बॉडी कॉर्पोरेट और सेपरेट लीगल एंटिटी। मतलब एलएलपी और उसके पार्टनर्स दोनों अलग अलग होते, ठीक है।
चलो नेक्स्ट इसमें बताया कि एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन होता है। अब ये परपेचुअल सक्सेशन क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन का मतलब पार्टनर्स के आने जाने से एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एलएलपी के एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट इस चीज का नहीं आएगा, तो इसको हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन। नेक्स्ट यहाँ पे होती है म्यूचुअल एजेंसीज। म्यूचुअल एजेंसीज इनका क्या मतलब है? हर पार्टनर क्या है? एलएलपी का एजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट ये जो एलएलपी है ये गवर्न करती है ऑन द बेसिस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। मतलब जैसे पार्टनरशिप चलती थी पार्टनरशिप डीड के हिसाब से, वैसे एलएलपी चलती है एलएलपी एग्रीमेंट के हिसाब से। मगर मान लो अगर एग्रीमेंट अभी तक नहीं बना है तो फिर क्या? तो याद करना, क्या हमने सबसे स्टार्टिंग में एक चीज डिस्कस करी थी, शेड्यूल नंबर 1 जो था वो डील करता था म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज से। वो भी किस केस में देखना था हमें? जब हमारा एग्रीमेंट नहीं हो, ठीक है। नेक्स्ट एलएलपी होती है आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। अब ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब क्या हुआ? तो आर्टिफिशियल का मतलब ये है कि ये नेचुरल बर्थ प्रोसेस से नहीं बनती है। क्या हम कभी ऐसा सुनते हैं कि बधाई हो साहब आपके यहाँ एलएलपी हुई है? भाई ऐसा कभी नहीं सुनते, क्योंकि एलएलपी नेचुरली नहीं बनती है, इसको बनाता लॉ है, इसीलिए हमने इसको बोला है लीगल। मतलब ये नेचुरली नहीं बना है, इसको बनाया है लॉ ने। और पर्सन फिर भी हम इसको इसलिए कहते हैं कि एलएलपी को जो भी वर्क करना है वो हमेशा करेगी ये ह्यूमंस के थ्रू ही, इसीलिए हम इसको कहते हैं आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। मतलब एक एलएलपी कुछ भी कर सकती है मगर कुछ चीज है जो वो नहीं कर सकती। जैसे कि एक एलएलपी शादी नहीं कर सकती, उसका डिवोर्स नहीं हो सकता, वो जेल नहीं जा सकती, और वो ओथ यानी शपथ भी नहीं ले सकती, और ना ही कोई वो प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकती। इसके अलावा एलएलपी एक सारी वो चीजें कर सकती है जो कि कोई एक नॉर्मल पर्सन करता है। नेक्स्ट एलएलपी चाहे तो कॉमन सील रख सकती है, अगर रख रही है तो उसको उसके एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल के पास में उसकी कस्टडी में रखना है। नेक्स्ट एलएलपी का सबसे मेन फीचर जो कि उसके नाम में ही छुपा है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी। मतलब यहाँ पे हर पार्टनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो फिर एलएलपी की लाइबिलिटी कैसी है? तो यहाँ पे एलएलपी की लाइबिलिटी मगर जिसके पार्टनर्स हैं उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड। तो ये थे अपने कैरेक्टरिस्टिक्स एलएलपी की। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे इसमें। चलो अब नेक्स्ट अपन को देखना है इसमें वो है इनकॉर्पोरेशन ऑफ एलएलपी। कैसे बनेगी एलएलपी? तो भाई जैसे सबसे पहले अगर घर में कोई बच्चा आता है तो अपन उसका नाम सोचते हैं, तो ये एलएलपी भी तो अपना एक बच्चा ही है, इसका भी अपन को सबसे पहले क्या करना है? नाम सोचना है। अब क्या ये नाम मैं कॉमन सा रख लूं जो सबका हो? बिल्कुल भी नहीं। मुझे इस चीज का पूरा ध्यान रखना है कि एलएलपी का नाम ऐसा हो जो कि आइडेंटिकल या फिर टू नियरली रिजेंबल ना करे किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी या कंपनी या फिर किसी रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से। मतलब ये नाम किसी भी एग्जिस्टिंग कंपनी एलएलपी या ट्रेडमार्क से सेम टू सेम नहीं होना चाहिए और ना ही मिलता जुलता होना चाहिए। और ये जो नाम है आपका वो अनडिजायरेबल भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज हमको ध्यान रखनी थी नाम के रिगार्डिंग। और जब भी एलएलपी का नाम रखा जाएगा तो उसके नाम के पीछे एलएलपी या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ये वर्ड्स यूज करना जरूरी है। चलो अब अगर अपन बात करें जिसको भी ये नाम रिजर्व करना है वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रार के पास में। अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड होगा तो उस केस में वो नाम को रिजर्व कर देगा और ये नाम आपके लिए 3 महीने के लिए रिजर्व रहेगा। मतलब नाम रिजर्व होने से 3 महीने में आपको अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है, नहीं तो ये नाम हो जाएगा एक्सपायर। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो अब अगर अपन आगे बात करते हैं तो नेक्स्ट एलएलपी बनाने के लिए हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लगेंगे। तो सबसे पहले तो 2 या फिर उससे ज्यादा लोग अपना नाम सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट उसमें क्या बोला इन्होंने, जो भी प्रिस्क्राइब फॉर्म और फीस होगी वो हमको फाइल करना है रजिस्ट्रार के पास में जो कि आपकी एलएलपी के रजिस्टर्ड ऑफिस के जुरिसडिक्शन में हो। साथ में आपको स्टेटमेंट देना पड़ेगा प्रोफेशनल और सब्सक्राइबर्स का। मतलब ये लोग यहाँ पे डिक्लेरेशन देंगे कि एक्ट की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी इन सभी का कंप्लायंस हो चुका है। मतलब जितनी भी एक्ट्स में बातें लिखी गई थी उन सब का पालन हमने कर दिया है। ठीक है, ये जो आपके इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट्स होंगे प्रिस्क्राइब फॉर्म में होंगे। इसमें एलएलपी का नाम होगा, एलएलपी क्या बिजनेस करेगी वो लिखा होगा, एलएलपी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, पार्टनर्स के नाम एंड एड्रेस, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के नाम एंड एड्रेस और जो भी अदर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो।
अगर कभी ऐसा पता चला कि जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो या तो फॉल्स है या फिर वो ट्रू नहीं है, तो ऐसे केस में जेल हो सकती है अप टू 2 इयर्स की और फाइन लग सकता है 10,000 से लेके 5 लाख रुपए तक का। फिर आगे इन्होंने ऐसा कहा कि जब भी आरओसी के पास में डॉक्यूमेंट्स आएंगे विद इन 14 डेज में 1/4 है ना, विद इन 14 डेज में आरओसी को क्या करना है, इन डॉक्यूमेंट्स को रजिस्टर कर लेना है और साथ में एक सर्टिफिकेट इशू करना है एलएलपी के नाम का। यहाँ तक सबको क्लियर है? ये जो सर्टिफिकेट मिलेगा ये होता है कंक्लूसिव एविडेंस, मतलब ये इस चीज का सबूत है कि एलएलपी अब इनकॉर्पोरेट हो चुकी है। नेक्स्ट, इस एलएलपी को अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस रखना है फॉर द पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब कभी डिपार्टमेंट को आपको कभी कोई पत्र वगैरह लिखना हो, अरे क्या मैं प्रेम पत्र की बात कर रही हूँ क्या? नहीं, कभी डिपार्टमेंट को कोई नोटिस भेजना हो तो वो कहाँ भेजेगी, तो उसके लिए आपको क्या बता के रखना है इनको, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस। ठीक है, चलो कभी मुझे ये रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है तो फिर उस चीज का आपको नोटिस देना पड़ेगा रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में। यहाँ तक सबको क्लियर होगा आई गेस। चलो अब इसमें आगे बोला है इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। जैसे ही एलएलपी बनी तो अब उसके बाद में वो एलएलपी अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद सकती है, ओन कर सकती है और साथ में बेच भी सकती है। ये एलएलपी अपने नाम से कॉमन सील रख सकती है, एलएलपी के ऊपर कोई केस कर सकता है और एलएलपी भी किसी पे केस कर सकती है। तो इतनी चीजें पॉसिबल हैं जैसे ही एलएलपी रजिस्टर होगी उसके बाद में। नेक्स्ट अगर अपन डिस्कस करें तो वो है अगर कभी एलएलपी का नाम चेंज करना हो, तो ऐसे केस में इनका कहना ये है कभी ऐसा पता चला कि एलएलपी का जो नाम है वो बहुत ज्यादा आइडेंटिकल या फिर रिजेंबल करता है किसी एग्जिस्टिंग एलएलपी कंपनी या ट्रेडमार्क से, तो ऐसे केस में सेंट्रल गवर्नमेंट सीधे आदेश देगा एलएलपी को, मतलब वो डायरेक्शन देगा कि आपको अपना नाम चेंज करना है विद इन 3 मंथ्स। तो विद इन 3 मंथ्स आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब जब भी एलएलपी ये चेंज करेगी तो उस चीज का जो भी नोटिस है वो और साथ में जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आया था वो फाइल करेगी वो आरओसी के पास में विद इन 15 डेज, और जो भी चेंजेस रहेंगे वो सब उनको एलएलपी एग्रीमेंट भी करने पड़े। यहाँ तक सबको क्लियर है? चलो अब अगर अपन आगे बात करते हैं पार्टनर और उनके रिलेशंस, तो यहाँ पे हमें रिलेशनशिप ऑफ पार्टनर समझनी है कि जो पार्टनर्स के म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज होती हैं वो वैसे तो लिखी होती है कहाँ पे, एलएलपी एग्रीमेंट में, मगर इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट उस केस में आप देख सकते हो ये सब फर्स्ट शेड्यूल में। ये क्लियर है? चलो अगली जो चीज अपन को देखनी है वो क्या है, सीजेशन ऑफ पार्टनरशिप इंटरेस्ट। सीजेशन का मतलब होता है खत्म होना, मतलब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जब किसी का पार्टनरशिप में इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, मतलब वो पार्टनरशिप को टाटा बाय बाय बोल के जा रहा है, तो इस केस में इन्होंने ऐसा कहा है कि जैसा भी ये सीजेशन होगा ये सब होगा अकॉर्डिंग टू एलएलपी एग्रीमेंट। मगर एग्रीमेंट नहीं है तो फिर क्या करना है, तो ऐसे केस में पार्टनर को अपना इंटेंशन, अपना इरादा बताना पड़ेगा रिजाइन करने का एटलीस्ट 30 डेज में। तो वो सभी पार्टनर्स को अपना इंटेंशन बता देगा एटलीस्ट 30 डेज में, तो एक राइटिंग में नोटिस देगा। तो इस चीज से हमें क्लियर हो जाएगा कि उसको अपना इंटरेस्ट खत्म करना। अगर कोई पार्टनर मर जाता है या फिर एलएलपी ही डिसॉल्व हो जाती, मतलब या तो पार्टनर नहीं रहा या फिर एलएलपी ही नहीं रही या फिर वो पर्सन हो गया अनसाउंड माइंड या फिर इंसॉल्वेंट, तो ऐसे केस में भी वो फर्म का पार्टनर नहीं रहेगा। हम एक एक्स पार्टनर को, मतलब जो फॉर्मर पार्टनर था, पुराना वाला पार्टनर, हम उसको तब तक पार्टनर मानेंगे जब तक कि वो हर उस बंदे को नोटिस नहीं दे देता कि वो सीज कर चुका है अपनी पार्टनरशिप को, और साथ में उसने ये नोटिस दे दिया हो रजिस्ट्रार को। मतलब जब तक आपने लोगों को, रजिस्ट्रार को नहीं बताया है तब तक आप लोगों की नज़र में पार्टनर रहोगे, भले ही आपका पार्टनरशिप इंटरेस्ट खत्म हो चुका हो। चलो यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब आगे इन्होंने क्या कहा, जब भी कोई भी चेंजेस होंगे पार्टनर्स को लेके तो उस चीज को आपको इंटीमेट करना है। तो पहली चीज, जब भी पार्टनर का नाम या फिर एड्रेस चेंज हो रहा है तो ये पार्टनर विद इन 15 डेज ऑफ चेंज एलएलपी को बताएगा, और फिर जैसा कि कंपनी करती है कि हर एक चीज दौड़ी दौड़ी जाती है आरओसी को बताने, वैसे ही एलएलपी भी ये चीज जाके बताएगा आरओसी को। मतलब
LLP नोटिस देगा इन चेंजेस का विद इन 30 days टू ROC। चलो यहां तक सबको क्लियर होगा। अब नेक्स्ट हमको क्या देखना है इसमें, अगर मान लो किसी भी पर्सन को ऐसा लगता है कि वो अपने सीजेशन का, अपने पार्टनरशिप इंटरेस्ट खत्म करने का नोटिस देगा LLP को, मगर LLP ये नोटिस को फाइल नहीं करेगी ROC के पास में, तो ऐसे केस में वो अपना नोटिस ऑफ सीजेशन डायरेक्टली फाइल कर दे ROC के पास में, और ROC LLP से इस चीज का कंफर्मेशन लेगा। मगर मान लो ये LLP ने ROC को भी रिप्लाई नहीं करा, मतलब LLP बहुत होशियार निकली, उसने ROC को भी सीन पे छोड़ दिया है, तो ऐसे केस में LLP ने अगर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया विद इन 15 days, तो ROC उस सीजेशन के नोटिस को रजिस्टर कर देगा। क्लियर है बॉस? चलो पढ़ते हैं अपन अब थोड़ा सा और आगे। नेक्स्ट हमको बात करनी है यहाँ पे लाइबिलिटीज ऑफ LLP एंड पार्टनर्स। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि LLP की लाइबिलिटी कितनी होती है। तो जब भी कोई पार्टनर डील करता है किसी पर्सन के साथ में, मगर मान लो उस पार्टनर को उस चीज को डील करने की अथॉरिटी ही नहीं थी, या फिर वो पर्सन जिसके साथ वो डील कर रहा था वो अच्छे से जानता था कि इस बंदे के पास में कोई अथॉरिटी नहीं है डील करने की, तो ऐसे केस में LLP पार्टनर्स के एक्ट से बाउंड नहीं होगा, मतलब पार्टनर के एक्ट के लिए LLP लायबल नहीं होगी। सिंपल सा रीजन है इसमें, पार्टनर के पास अथॉरिटी नहीं थी, या फिर वो पर्सन को ऑलरेडी नॉलेज में था कि इस बंदे के पास में अथॉरिटी नहीं है, तो ऐसे केस में पार्टनर के करे हुए काम के लिए या एक्ट्स के लिए LLP लायबल नहीं होगी। ठीक है, तो फिर LLP लायबल होगी कब, जब काम करा गया हो विद इन अथॉरिटी एंड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। क्लियर है ये? चलो जब हम बात कर रहे हैं LLP की लाइबिलिटी की, तो LLP की जो लाइबिलिटी होती है वो होती है अनलिमिटेड, और वहीं अगर मैं बात करूं पार्टनर्स की लाइबिलिटी की, तो पार्टनर्स की लाइबिलिटी होती है लिमिटेड, दैट इज पार्टनर पर्सनली लाइबल नहीं होते हैं LLP की ऑब्लिगेशन। मगर क्या कभी पार्टनर ये पर्सनली लाइबल भी हो सकता है? बिल्कुल। अगर कभी पार्टनर ने कोई रॉन्गफुल एक्ट या फिर ओमिशन किया है, मतलब अगर पार्टनर कुछ भी गलत काम कर रहा है, तो उस केस में वो पर्सनली लायबल हो सकता है। ठीक है, मगर एक चीज समझने की है, वो सिर्फ अपने किए गए रॉन्गफुल एक्ट्स और ओमिशन के लिए लायबल होगा, ना कि दूसरे पार्टनर्स के एक्ट्स के लिए। क्या ये चीज क्लियर है? क्योंकि यही फीचर तो हमको पार्टनरशिप से अलग बनाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट इसमें बात करी है होल्डिंग आउट की, मतलब अगर कोई एक पर्सन ने एक बार ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया कि वो LLP का पार्टनर है, तो ऐसे केस में अगर कोई इसके इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे LLP को क्रेडिट दे देता है, दैट इज उधार दे देता है उसके भरोसे पे, तो ऐसे केस में वो पर्सन जिसने ये रिप्रेजेंट किया था कि वो पार्टनर है, अब वो उस चीज से डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हमने उसको क्या बोला है, ये है पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं अपन आगे। पार्टनर की डेथ के बाद में अगर आपने बिजनेस कंटिन्यू रखा है LLP के नाम से, मतलब अभी भी फर्म नेम वही यूज हो रहा है और वो नाम किसका था, डिसीज पार्टनर का, तो ऐसे केस में लीगल रिप्रेजेंटेटिव LLP के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं हो। मतलब भले ही नाम उस डिसीज पार्टनर्स के नाम से चल रहा था, पूरा बिजनेस उसी के नाम से चल रहा है, मगर उसकी लीगल रिप्रेजेंटेटिव LLP के एक्ट्स के लिए लायबल नहीं हो। ठीक है, चलो अब अपन आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 30 की, जो डील करता है फ्रॉड से। अब इनका कहना क्या है, अगर कभी भी ये फ्रॉड हुआ है, करने वाला कौन होगा, या तो LLP या फिर पार्टनर्स, या फिर क्या बोल रहे हैं, इनका इंटेंशन ही ये था कि इनको क्रेडिटर्स को या फिर किसी भी पर्सन को डिफ्रॉड करना था। ठीक है, और तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाएगी फॉर ऑल द डेट्स एंड लाइबिलिटी, मतलब LLP और पार्टनर अनलिमिटेड लाइबल हो जाएंगे इन द केस ऑफ फ्रॉड। अगर ऐसा कुछ भी फ्रॉड होता है तो उस केस में उसको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स की तरह लिया जाएगा, और साथ में कंपनसेशन पे करने के लिए भी लायबल हो जाएगी LLP, पार्टनर, डेजिग्नेटेड पार्टनर या जो भी एम्प्लॉय उसमें इन्वॉल्व था। मगर मान लो ये जो भी एक्ट्स हुए थे फ्रॉडुलेंट वाले, अगर ये LLP की नॉलेज के बाहर थे, दैट इज विदाउट द नॉलेज ऑफ LLP हुए, तो उस केस में LLP लायबल नहीं होगी,
ओनली पार्टनर्स विल बी हेल्ड लायबल। क्लियर है इतना? चलो अब हम आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 31 की, जो कि क्या बताता है हमें, विसल ब्लोइंग के बारे में। चलो, ये विसल ब्लोइंग का मतलब क्या है? क्या यहाँ पे सीटी बजाने की बात हो रही है क्या? नहीं नहीं, ये तो क्या है, विसल ब्लोइंग का मतलब आप जुर्म के खिलाफ में आवाज उठा रहे हो, आपको पता चला कि कुछ गड़बड़ थी तो आपने जाके ये चीज रिपोर्ट कर दी है। मतलब अगर कोई पार्टनर या एम्प्लॉय कोर्ट को या फिर ट्रिब्यूनल को जाके कोई भी यूजफुल इंफॉर्मेशन दे देता है, या तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान या फिर बिना इन्वेस्टिगेशन के भी, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल उन पार्टनर या एम्प्लॉयज की पेनल्टी को या तो पूरा खत्म कर सकता है, दैट इज वेव कर सकता है, या फिर उसको कम कर सकता है, दैट इज रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन देते हो ड्यूरिंग और अदर देन इन्वेस्टिगेशन, तो उस केस में कोर्ट आपकी जो भी पेनल्टी है उसको रिड्यूस या फिर वेव कर सकता है। चलो अब अगर अपन आगे बात करते हैं सेक्शन नंबर 34 की, तो ये डील करता है फाइनेंशियल डिस्क्लोजर से। तो सबसे पहली चीज, एलएलपी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है। ये बुक्स ऑफ अकाउंट हर ईयर के लिए मेंटेन होंगे, या तो कैश बेसिस पे या फिर अक्रूअल बेसिस पे मेंटेन हो। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते टाइम आपको डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करना है, और साथ में इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आपको मेंटेन करना है एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। चलो अब आगे इन्होंने क्या कहा, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि कंपनी को हर साल 2 फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, जिस प्रोसेस को अपन बोलते हैं एनुअल फाइलिंग, वैसे ही एलएलपी को भी हर साल 2 फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं, जिसमें से सबसे पहला वो फॉर्म है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। तो एलएलपी को विद इन 6 मंथ्स फ्रॉम एंड ऑफ ईच फाइनेंशियल ईयर खत्म होने से 6 मंथ्स में उसको फाइल करना है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर एंड होता है 31 मार्च को, मतलब आपको 31 मार्च से लेके 6 मंथ्स में फाइल करना होगा स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। चलो अब आगे क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एनएफआरए दैट इज नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी से कंसल्ट करके प्रिस्क्राइब कर सकता है स्टैंडर्ड्स ऑफ अकाउंटिंग और साथ में स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, जो कि आईसीएआई ने रिकमेंड करे हो। ठीक है, चलो अब अपन आगे देखते हैं। हमने डिस्कस किया था कि एनुअल फाइलिंग में एलएलपी को 2 फॉर्म फाइल करने, तो पहला तो था स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी, दूसरा है एनुअल रिटर्न। तो जैसे कि स्टेटमेंट ऑफ एन अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फाइनेंशियल ईयर एंड होने के 6 मंथ्स में फाइल करना था, वैसे ही एनुअल रिटर्न फाइनेंशियल ईयर एंड होने से विद इन 60 डेज में फाइल करना पड़ेगा। तो ये 2 बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि हर एलएलपी को पूरी करनी होती, मगर नहीं किया तो ऐसे केस में एलएलपी को पेनल्टी लग सकती है 100 रुपीज पर डे की, जो कि मैक्सिमम जा सकती है 1 लाख रुपीज तक, और साथ में डेजिग्नेटेड पार्टनर को भी 100 रुपीज पर डे की लाइबिलिटी हो सकती है, जो कि मैक्सिमम हो सकती है 50,000। चलो यहां तक सबको क्लियर है। नेक्स्ट इसमें जो टॉपिक है वो है कन्वर्जन इनटू एलएलपी का। मतलब याद करना, क्या हमने शुरू में जब शेड्यूल देखे थे तब हमने उसमें शेड्यूल 2, 3 और 4 देखा था कन्वर्जन के रिगार्डिंग, तो वैसे ही यहाँ पे हमको क्या बता रहे हैं कि जब आप फर्म को कन्वर्ट करते हो एलएलपी में, तो ऐसे केस में आपको कंप्लायंस करना है सेक्शन 55 का एंड सेकेंड शेड्यूल का। अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो प्राइवेट कंपनी का इनटू एलएलपी, तो ऐसे केस में सेक्शन 56 और थर्ड शेड्यूल का कंप्लायंस करना है। और अगर आप अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को कन्वर्ट कर रहे हो एलएलपी में, तो ऐसे केस में सेक्शन 57 और फोर्थ शेड्यूल का कंप्लायंस करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगर मान लो ये कन्वर्जन होता है, तो ऐसे केस में रजिस्ट्रार के पास में ये डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर होंगे, और वैसे ही वो इशू कर देगा एक फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब एलएलपी को विद इन 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने रजिस्टरिंग अथॉरिटी को इंटीमेशन देना पड़ेगा कन्वर्जन का। मान लो मैंने कन्वर्ट किया था प्राइवेट कंपनी को इनटू एलएलपी, तो ऐसे केस में मुझे अपने आरओसी को बताना पड़ेगा कि भाई अब मैं कन्वर्ट हो चुका हूं किसमें, एलएलपी। ठीक है, चलो यहां तक सबको क्लियर होगा।
बढ़ते हैं अपन अब आगे। एक छोटा सा कंसेप्ट है फॉरेन एलएलपी का। तो फॉरेन एलएलपी के यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो रूल्स बना सकती है फॉरेन एलएलपी के लिए। ठीक है, चलो फिर बढ़ते हैं आगे सेक्शन नंबर 63 पे, जो कि डील करता है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। तो वाइंडिंग अप या डिसोल्यूशन, इसका मतलब समझे तो वो होता है खत्म करना। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं एलएलपी को खत्म करने के बारे में। तो एलएलपी का सबसे पहले होता है वाइंडिंग अप और उसके बाद वो हो जाए। अब जब आपको एलएलपी को खत्म करना है तो दो तरीके हैं, या तो आप खुद से चले जाएं या फिर ट्रिब्यूनल आपको धक्के मार के निकाल देगा। मतलब बिल्कुल पहला तरीका होता है वॉलेंटरी, जब आप अपनी मर्जी से डिसोल्यूशन करवा रहे हैं या वाइंडिंग अप करा रहे हैं, और दूसरा जब वाइंडिंग अप है ट्रिब्यूनल। तो खुद से जाना तो समझ में आता है, मगर ऐसी क्या नौबत आ गई जो ट्रिब्यूनल आपको वाइंडिंग अप कर रहा है। तो देखो सेक्शन 64 बताता है हमें उन सर्कमस्टांसेस के बारे में ट्रिब्यूनल आपका वाइंडिंग अप कर सकता है। मतलब पहली चीज, अगर आपके नंबर ऑफ पार्टनर्स हो गए हैं 2 से कम और ऐसा चलता रहा 6 महीने से ज्यादा के लिए, तो उस केस में एलएलपी आप ट्रिब्यूनल आपकी एलएलपी का वाइंडिंग अप करा सकते। नेक्स्ट, अगर ये एलएलपी अपने डेट्स पे नहीं कर पा रही है, अनेबल टू पे डेट्स, तो ऐसे केस में ट्रिब्यूनल वाइंडिंग अप करा सकता है। नेक्स्ट, अगर ये एलएलपी के एक्ट्स इंडिया की इंटीग्रिटी या सिक्योरिटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो ऐसे केस में भी एलएलपी का वाइंडिंग अप। या फिर एलएलपी ने पिछले 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स से स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, सॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया, ऐसे केस में भी ट्रिब्यूनल करा सकता। तो ये थी कुछ सर्कमस्टेंसेस जो कि सेक्शन बता के रखी हुई। नेक्स्ट हमको देखना है क्या कि ये जो रूल्स है वाइंडिंग अप के, सेक्शन 65 में सब है कि ये रूल सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, चलो अब अपन थोड़ा सा आगे और डिस्कशन करते हैं। मतलब अब हमें कुछ मिसलेनियस चीजें देखनी है, फैक्ट में देख के रखी हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा पार्टनर चाहे तो एलएलपी को मनी लेंड कर सकता है और साथ में बिजनेस ट्रांजैक्शन भी कर सकता है, मगर ऐसे केस में जो भी लोन या अदर ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सेम टू सेम वैसी होंगी जैसे कि ऐसे बंदे के साथ में हो जो कि पार्टनर नहीं होता। तब भले ही आप पार्टनर हो, मगर आपको ट्रीटमेंट बिल्कुल एक बाहर वाले बंदे जैसा ही मिलेगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 67 है जिसमें कुछ और बातें बता के रखी हुई हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गजट में नोटिफिकेशन देके बता सकता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के कौन से प्रोविजंस हैं जो कि एलएलपी पे अप्लाई होंगे, या फिर वो अप्लाई तो होंगे मगर कुछ एक्सेप्शंस के साथ में। ठीक है, और ऐसी जो भी नोटिफिकेशन आएगी उसको सबसे पहले पार्लियामेंट में रखा जाएगा, फिर वहां से उसको अप्रूवल मिलेगी। अगर मान लो ये नोटिफिकेशन डिसअप्रूव होती, उस केस में तो नोटिफिकेशन इशू होगी ही नहीं। मगर मान लेते हैं इस नोटिफिकेशन में कुछ मॉडिफिकेशन दैट इज चेंजेस करने का कहा, तो जब ये मॉडिफाइड फॉर्म में इशू होगी तो फाइनली ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव। सेक्शन 68 हमको बताता है कि एलएलपी के जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबकी इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग होगी, वो भी mca.gov.in की वेबसाइट से। ठीक है, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये सब एडमिसिबल है एज एविडेंस। मतलब आप ये इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग वाली चीजों को भी सबूत के तौर पे पेश कर सकते हो किसी भी प्रोसीडिंग्स में। अगर एलएलपी ने कोई डॉक्यूमेंट फाइल नहीं किया या फिर टाइम पे फाइल नहीं किया, तो सेक्शन 69 हमें ये कहता है कि वो बाद में भी इन डॉक्यूमेंट को फाइल कर सकता है एडिशनल फीस का पेमेंट कर। ठीक है, अब हमें जो देखना है वो है एडिशन। मतलब ये तो हमारा एलएलपी एक्ट था, अभी इस बार के अमेंडमेंट में कुछ न्यू सेक्शंस ऐड हुए। तो सबसे पहला जो उसमें सेक्शन था वो था 67A। मतलब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन के थ्रू बोला है कि वो स्पेशल कोर्ट्स एस्टैब्लिश करेंगे ताकि एलएलपी से रिलेटेड जो भी केसेस चल रहे हैं उनका स्पीडी ट्रायल हो। ठीक है, अब ये जो स्पेशल कोर्ट्स रहेंगे, तो सबसे पहले तो उसमें कहा कि अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें इम्प्रिजनमेंट यानी जेल 3 साल या उससे ज्यादा की है, तो उस केस में आपको सिंगल जज को अपॉइंट करना है या फिर एडिशनल सेशन जज को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं आप।
अदर ऑफेंसेस, तो अगर अदर ऑफेंसेस तो उस केस में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास को अपॉइंट किया जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या बोला इन्होंने, 67B। तो सेक्शन 67B डील करता है प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ स्पेशल कोर्ट। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसा बोला है कि जो भी ऑफेंसेस हमने ऊपर अभी बताए थे 67A में, तो वो सारे के सारे ट्रायबल होंगे ओनली बाय स्पेशल कोर्ट। मतलब जितने भी ऑफेंसेस हैं ये सब के सब डील होंगे स्पेशल कोर्ट में ही, इसके अलावा ये और कहीं ट्रायल नहीं होगा। मगर मान लो किसी एरिया में एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट हैं, तो फिर कैसे पता लगाएं कि कौन से स्पेशल कोर्ट में डील होगा? तो ऐसे केस में हाई कोर्ट जैसा स्पेसिफाई करेगा उस हिसाब से उस स्पेशल कोर्ट में उस केस का ट्रायल होगा। अब एक चीज समझना, जो भी केस का ट्रायल करना है ये सब कहाँ पे होगा? स्पेशल कोर्ट में। मगर क्या इसका मतलब ये है कि स्पेशल कोर्ट कोई दूसरे केसेस भी नहीं देखेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्पेशल कोर्ट चाहे तो कोई दूसरे ऑफेंस को भी कर सकता है, यहाँ पे दूसरे केसेस के ट्रायल। चलो इतना सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं इसमें, अगर ऑफेंस ऐसा है जिसमें इम्प्रिजनमेंट 3 साल से ज्यादा का नहीं है, तो स्पेशल कोर्ट चाहे तो उसको समरी वे में डील कर सकते। मतलब यहाँ पे स्पेशल कोर्ट समरी ट्रायल कर सकते। समरी का मतलब होता है कोई चीज शॉर्ट में करना, मतलब यहाँ पे कोर्ट भी इस मैटर को शॉर्ट में जल्दी में खत्म कर सकता है। मगर समरी ट्रायल में 1 साल से ज्यादा का आप इम्प्रिजनमेंट नहीं दे सकते। तब यहाँ पे सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट एक्सीड। चलो आगे क्या बोल रहे हैं, मगर मान लो समरी ट्रायल पे लेने के बाद में कोर्ट को ऐसा लग रहा है कि यार इसमें तो 1 साल से ज्यादा की जेल होनी चाहिए थी, या फिर हमसे ये गलती हो गई है, इस केस को समरी वे में डील करना ही नहीं था, ये तो अनडिजायरेबल। ऐसे केस में वो उसको वापस से रीहियर कर सकते अंडर रेगुलर ट्रायल, जैसे कि आमतौर 67 हमको बता के रखा। यहाँ पे इनका कहना हाई कोर्ट है तो पावर्स मिली है सीआरपीसी है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बता के रखा है कि उनको वैसे में पावर्स मिली, वो अपील, मतलब जो भी स्पेशल कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होगा वो उस हाई कोर्ट के पास में। ठीक है, फिर है इसमें सेक्शन 6A जो कि लास्ट टॉपिक है। इसमें इन्होंने ऐसा रजिस्ट्रेशन के या फिर उसके फंक्शंस को डिस्चार्ज करने के सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो जितने नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफिस सकते हैं हर जुरिस्डिक्शन के हिसाब से, साथ में इन रजिस्ट्रेशन ऑफिसेस पे वो अपॉइंट कर सकते हैं रजिस्ट्रार्स को, एडिशनल रजिस्ट्रार्स को, जॉइंट रजिस्ट्रार या फिर डिप्टी, और ये आरओसी को डायरेक्ट कर सकते हैं, आदेश दे सकते हैं एक सील बनाए जिससे डॉक्यूमेंट्स का ऑथेंटिकेशन होगा, मतलब डॉक्यूमेंट्स को अप्रूव। इतना था अपना कंटेंट एलएलपी का। बाय बाय।